हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम सबसे पढ़ेंगे ईसोफेगस के बारे में, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन अपेंडिक्स, देन लार्ज बोल एंड पेरिटोनियम। ये मेन टॉपिक्स हैं। इसके अंदर हम बहुत सारे स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ईसोफेगस से। ईसोफेगस क्या होता है? इट्स अ लार्ज ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम फेरिंग्स टू द स्टमक। फेरिंग्स और स्टमक को कनेक्ट करती हुई एक ट्यूब है जिसका साइज़ जो है वेरी कर सकता है। जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती है ऐसे ऐसे उसकी साइज़ बढ़ती है, बट एक अडल्ट मेल की हम बात करें तो उसमें होगा अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर्स का होगा। ठीक है, ये जो ट्यूब होता है इसके अपर पोर्शन पे होता है एक अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर। उसके बाद में इसके लोअर पोर्शन पे होता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। अभी हम बात करें नॉर्मल स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है? इट्स अ मस्कुलर ट्यूब जो कि फेरिंग्स और स्टमक के बीच में लोकेटेड है। इसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर्स है। अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के बीच में जो ट्यूब है वो एक्सटेंड करती है। और वैसे इसकी इसकी जो लेंथ है, अगर वो इंसाइजर टीथ से लेके हम गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन तक अगर हम नापते हैं तो वो इट टर्न्स आउट टू बी 40 सेंटीमीटर्स। ठीक है, जो फेरिंग्स, ये जैसे हमारा माउथ वाला पोर्शन हो गया, फेरिंग्स हो गया, उसके बाद में इसोफेगस आएगा। नीचे क्या होता है? यहाँ पे स्टमक वाला पोर्शन होता है। तो स्टमक को हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक। तो गैस्ट्रिक इसोफेजियल जंक्शन, मतलब ये वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन। ठीक है, अब जो हमारी जीआईटी की वॉल है उसके अंदर सबको पता है 4 लेयर होती हैं। कौन कौन सी? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा। सिरोसा को हम एडवेंटिशिया भी बोलते हैं। ठीक है, म्यूकोसा जो है वो कैसी होती है? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होती है यहाँ पे, ओवरलाइंग लैमिना प्रोप्रिया। उसके बाद में एक्सेप्ट एट द लोअर एंड ऑफ इसोफेगस फॉर 0.5 टू 1.5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो नॉन केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है ये हमारी पूरी लेंथ में होती है एक्सेप्ट एट दी एंड पोर्शन जहाँ पे 0.5 से 1.5 सेंटीमीटर तक ये एपिथेलियम नहीं होती है। ठीक है, जो हमारा लोअर एंड होता है वहाँ पर क्या होता है? सडन चेंज फ्रॉम स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस टू म्यूसिन सिक्रीटिंग कॉल्यूमिनार। मतलब जैसे ये हमारा इसोफेगस है, देन उसके बाद में हमारा स्टमक शुरू होता है। तो ये जो हमारी इसोफेगस है यहाँ तक तो हमारे पास में स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होती है। ठीक है, उसके बाद में जो लोअर एंड आता है वहाँ पर सडन चेंज होता है। कहाँ से? स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस से म्यूसिन सिक्रीटिंग कॉल्यूमिनार। मतलब यहाँ पे जो हमारी एपिथेलियम हो जाती है वो कॉल्यूमिनार होती है। कॉल्यूमिनार और साथ में म्यूसिन सिक्रीटिंग मतलब म्यूकस सिक्रीटिंग, मतलब वहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी जो कि म्यूसिन सिक्रीशन करेंगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वी हैव सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में होते हैं हमारे पास में लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर में और चीज़ें होती है लाइक लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, इओसिनोफिल, मास्ट सेल, और यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आती है हमारे पास मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस में 2 पार्ट होते हैं, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। उसके बाद में पैरासिम्पथेटिक नर्व सप्लाई जो है यहाँ पर वेगस नर्व के थ्रू होती है, जिसमें एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्लेक्सस हमारा फॉर्म होता है थ्रू वेगस नर्व, जिसके थ्रू हमारी नर्व सप्लाई होती है इन द म्यूकोसल लेयर। ठीक है, लास्ट वन इज सिरोसा और एडवेंटिशिया। जो सिरोसा और एडवेंटिशिया होती है ये इंट्रा एब्डोमिनल पार्ट में प्रेजेंट होती है, और एल्सवेयर पेरी इसोफेजियल एडवेंटिशिया कवर्स इट। पेरी इसोफेजियल मतलब इसोफेगस के साइड वाली जो एडवेंटिशिया होती है वो कवर करती है, बाकी जो जो इंट्रा एब्डोमिनल पार्ट नहीं होता उसको। ठीक है, आगे हम लोग मूव करेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इसोफेगस? फंक्शन क्या है? हम इसोफेगस का फंक्शन क्या है? माउथ से लेकर स्टमक तक का पैसेज क्रिएट कर रहा है फॉर फूड एंट्री टू स्वेलोइंग बाय पेरिस्टालसिस। तो अब ऐसा तो है नहीं कि सीधे के सीधे फूड मूव कर जाएगा, तो बाय पेरिस्टालसिस जो कि मूवमेंट होती है उसके थ्रू हमारा इसोफेगस से फूड मूव करता है टू द स्टमक। ठीक है, और ये एक लंबी सी ट्यूब है तो ये क्या करता है? इट ऑल्सो प्रिवेंट रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द इसोफेगस। ठीक है, पेरिस्टालसिस होगी तो रिफ्लक्स को प्रिवेंट करेगा। फिर यहाँ पर डिसीजेस क्या हो सकती हैं इसोफेगस के साथ में? हमारे पास में कुछ कॉन्जेनाइटल एनोमलीज हो सकती हैं, कुछ मस्कुलर डिसफंक्शंस हो सकते हैं, कुछ इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस हो सकती हैं, एंड सर्टेन ट्यूमर्स कैन बी देयर। ठीक है, तो हमको मेनली इसोफेगस में पढ़ना क्या है? नॉर्मल स्ट्रक्चर सबको आता है, बेसिक है।
नॉर्मल स्ट्रक्चर के बाद हमको मेन पढ़ना है ये डिसीजेस, जिसके अंदर हमारी 4 चीज़ें हैं: कंजेनाइटल एनोमलीज, मस्कुलर डिस्फंक्शन, इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस एंड ट्यूमर्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कंजेनाइटल एनोमलीज क्या क्या हो सकती है। कंजेनाइटल एनोमलीज पहली बात तो रेयर होती है, उसके बाद में डिटेक्टेड सून आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद में हम जल्दी से इसको डिटेक्ट भी कर लेते हैं। और इसमें क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल कॉन्जेनाइटल एब्सेंस हो सकता है कि हमारी ईसोफेगस जो है वो बनी ही नहीं है, और अगर नहीं बनी है तो दिस इज़ इनकम्पैटिबल फॉर लाइफ, हमारा जो बेबी है वो सर्वाइव नहीं कर सकता इस चीज़ के साथ। फिर डुप्लीकेशन ऑफ ईसोफेगस हो सकता है, एक जैसी 2 ईसोफेगस बन गई है। देन हमारे पास में कॉन्जेनाइटल स्टेनोसिस हो सकता है। स्टेनोसिस मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का हार्डन हो जाना। अब हार्डन कोई चीज़ कैसे होगी, वहाँ पे फाइब्रस टिश्यूज़ का डिपोजिशन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, फाइब्रस थिकनिंग ऑफ वॉल। ठीक है, ईसोफेजियल एट्रेसिया एंड ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला आर रिलेटिवली मोर कॉमन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ईसोफेजियल एट्रेसिया और ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला में ब्लाइंड पाउच एट बोथ एंड, जो हमारी ईसोफेगस है उसके दोनों एंड पे ब्लाइंड पाउच होता है। तो हम इसको क्या करते हैं, सर्जिकली करेक्ट कर देते हैं विद इन 48 आवर्स ऑफ बर्थ। ठीक है, उसको हमको करेक्ट करना होता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास में, पहले हमने देखा था क्या क्या है, कॉन्जेनाइटल एनोमलीज, मस्कुलर डिस्फंक्शन। कॉन्जेनाइटल एनोमलीज जो छोटा सा टॉपिक है, कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा बहुत देखना है बट नॉट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद में हम मस्कुलर डिस्फंक्शन पे देखेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मस्कुलर डिस्फंक्शन में क्या क्या हो सकता है, मोटर डिस्फंक्शन ऑफ ईसोफेगस, मसल से रिलेटेड है। मसल यानी क्या कराती है, वो मूवमेंट कराती है, मूवमेंट यानी मोटर। तो हमारी मोटर डिस्फंक्शन ऑफ ईसोफेगस होता है यहाँ पर। क्लिनिकली ये प्रेजेंट कैसे करता है, आपको कैसे पता चलेगा कि मोटर डिस्फंक्शन हो रहा है, तो डिस्फेजिया वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर एग्जाम्पल्स क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है मस्कुलर डिस्फंक्शन में। सबसे पहले तो एक्लेसिया हो सकता है, एक्लेसिया कार्डिया बोलते हैं जिसको। हाइटस हर्निया हो सकता है, डाइवर्टिकुलम प्रेजेंट हो सकता है, वेब्स एंड रिंग्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा एक्लेशिया कार्डिया जो है उसका, उसमें क्या होता है, मेनली देयर इज कार्डियोस्पाज्म। अब होता क्या है, जो हमारी आ, ये इसोफेगस है, उसके बाद में ये स्टमक है। ठीक है, तो जो हमारा लोअर इसोफेजियल जो स्फिंक्टर होता है, जैसे फूड ऊपर से मूव करते हुए आया तो स्फिंक्टर नॉर्मली क्लोज होता है, बट फूड को जैसे अंदर जाना तो दैट गेट्स ओपन, जिसकी वजह से फूड जो है हमारे स्टमक के थ्रू जाएगा। तो अब जो हमारी वॉल है उसके अंदर में कुछ एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स होते हैं, कुछ इनिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो पेरिस्टाल्सिस है उसको कंट्रोल करते हैं, मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। अब कुछ जो है एक्साइटेटरी न्यूरॉन है, कुछ इनिबिटरी न्यूरॉन है, तो कुछ जो है पेरिस्टाल्सिस करवा रहे हैं, कुछ स्टॉप कर रहे हैं, तो इस तरीके से पेरिस्टाल्सिस चलती है। तो अगर यहाँ पर जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स थे उसका, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स का लॉस हो जाए या फिर डिस्फंक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो एक्साइटेटरी एसिटाइल कोलिन और इनहिबिटरी जो है वो एनओ रिलीज कर रहा होता है। एनओ से क्या होता है, डायलिटेशन होता है, और एसिटाइल कोलिन से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो डायलिटेशन कॉन्ट्रैक्शन डायलिटेशन कॉन्ट्रैक्शन करके हमारी पेरिस्टाल्सिस होती है। तो अगर एसिटाइल कोलिन जो है वो तो है, बट हमारे पास में इनहिबिटरी न्यूरॉन ने एनओ जो है, इनहिबिटरी न्यूरॉन का हमारे पास लॉस हो गया, तो एनओ और एसिटाइल कोलिन का इम्बैलेंस प्रेजेंट हो गया। तो इम्बैलेंस हो गया तो ठीक से पेरिस्टाल्सिस नहीं होगी, और जो लोअर इजोफेजियल स्फिंक्टर है वो टाइमली ओपन नहीं होगा। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा ये जो है इसमें स्पाज्म आ जाएगा। तो इसको हम, जो एंड होता है स्टमक का, उसको कार्डियक एंड बोलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कार्डियोस्पाज्म। ठीक है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का स्पैज्म हो जाता है। इट्स अ न्यूरोमस्कुलर डिस्फंक्शन, जिसमें क्या होता है, कार्डियक स्फिंक्टर फेल्स टू रिलैक्स ड्यूरिंग स्वेलोइंग। हमारा जो स्वेलोइंग के टाइम पे रिलैक्स करना होता है स्फिंक्टर को, तब वो ओपन होता है, बट वो नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया एंड डायलिटेशन ऑफ ईसोफेगस। फूड आगे जाएगा नहीं तो एक्यूमुलेट यहीं पे होगा, तो क्या होगा, हमारी जो ईसोफेगस है वो डायलेट हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी ईटियोलॉजी क्या हो सकती है, ईटियोलॉजी में लॉस ऑफ इंट्राम्यूरल न्यूरॉन्स इन द वॉल ऑफ ईसोफेगस। कौन सी वाली, वही इनहिबिटरी न्यूरॉन जो है उससे क्या हो जाएगा, इनहिबिशन डिक्रीज हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन और एनओ का इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्लेशिया देखने को मिलेगा। इसके टाइप्स कितने होते हैं, इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है इडियोपैथिक है ना, जिसका कॉज हमको पता नहीं। सेकेंडरी जो होता है जिसके कुछ अदर कॉजेज होता है, मतलब डायरेक्टली एक्लेशिया नहीं हो रहा है, किसी और कॉजेज के सेकेंडरी हमको एक्लेशिया देखने को मिल रहा है, जैसे कि चगास डिसीज होती है, इन्फिल्ट्रेशन इनटू इसोफेगस बाय गैस्ट्रिक कार्सिनोमा और लिम्फोमा,
सर्टन वायरल इन्फेक्शन, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस, इनके सेकेंडरी में हमको एक्लेशिया देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज सेकेंडरी एक्लेशिया। ठीक है, पैथोलॉजी क्या हो रही है इसमें, जो हमारी ये ईसोफेगस है ये डायलेट हो गया, मैंने बताया था यहाँ पे जो स्फिंक्टर है खुल नहीं रहा है तो फूड यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा तो ईसोफेगस विल गेट डायलेटेड। तो यहाँ पर मस्कुलरिस प्रोप्रिया जो है वो मे बी नॉर्मल और हाइपरट्रॉफीड और थिंड। हाइपरट्रॉफी क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पर सेल्स जो है वो डिवाइड करने लग जाएंगे, या फिर थिन हो सकती, क्यों, क्योंकि डायलिटेशन हो रहा है, तो किसी चीज़ का डायलिटेशन हो रहा है तो उसकी वॉल कैसी हो जाएगी, थिन हो जाएगी। तो मस्कुलर प्रोप्रिया में 3 चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको एक ट्रायड देखने को मिलता है जहाँ पे LES लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है उसका रिलैक्सेशन का फेलियर हो रहा है। दूसरी चीज़ जो हमारी मस्कुलरिस प्रोप्रिया है उसकी हाइपरट्रॉफी देखने को मिल रही है। इसमें बताया तीनों में से कुछ भी हो सकता है। साथ में इसोफेजियल अल्सरेशन एंड हेमाटोमेसिस, हेमाटोमेसिस यानी ब्लड इन वॉमिटिंग। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमको देखने को मिल सकती है। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, इट कैन लीड टू स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, क्या है ये, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। पहली चीज़ हमने देखी एक्लेशिया, दूसरी चीज़ है हमारे पास हाइटस हर्निया। तो दूसरा क्या है, हर्निया क्या होता है, हर्निया इज बेसिकली एन आउट पाउचिंग जो होती है हमारी, मतलब किसी एक जो कंटेंट जहाँ होना चाहिए वो वहाँ नहीं है, वहाँ से निकल के कहीं और चला गया, दैट इज द मीनिंग ऑफ हर्निया। हाइटस हर्निया क्या है, जो हमारा डायफ्राम होता है, थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच में डायफ्राम होता है, डायफ्राम इज अ मसल, और थोरैक्स के कंटेंट को एब्डोमेन में आने के लिए हमारा जो डायफ्राम है उसके अंदर कुछ कुछ 3 ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है। जैसे ये डायफ्राम है तो इसके अंदर इट्स अ मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसके अंदर में 3 ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जिसमें से एक ओपनिंग में से एओर्टा पास करती है फ्रॉम थोरैक्स टू द एब्डोमेन, एक में इंफीरियर वेना कावा पास करती है फ्रॉम द एब्डोमेन टू द थोरैक्स, फिर तीसरी जो हमारी ईसोफेगस पास करती है। तो हमारे पास में 3 ओपनिंग है फॉर द पैसेज ऑफ कंटेंट्स फ्रॉम एओर्टा फ्रॉम थोरैक्स टू एब्डोमेन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस ओपनिंग से हमारा ईसोफेगस पास कर रहा होता था उस ओपनिंग में दिक्कत होती है, और ये क्या एक हाइटस है, हाइटस है ना, इट्स जस्ट अ ओपनिंग। तो हाइटस हर्निया में हर्निएशन ऑफ पार्ट ऑफ स्टमक थ्रू इसोफेजियल हाइटस, इसोफेजियल हाइटस मतलब ये ओपनिंग जिससे इसोफेगस जा रही थी ऑफ डायफ्राम। अब क्या होगा इसमें, क्लिनिकल फीचर आपको पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, दैट इज हार्ट बर्न, रेट्रोस्टर्नल जो पोजीशन है आपकी स्टर्नम के पीछे वाले रीजन में उसको हार्ट बर्निंग सेंसेशंस होंगी। उसके बाद में रीगर्जिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन माउथ, उनको ऐसा लगेगा कि माउथ में रीगर्जिटेशन हो रहा है हमारे गैस्ट्रिक जूस का। उसके बाद में इसमें ईटियोलॉजी क्या होती है, ईटियोलॉजी में फेलियर ऑफ मसल फाइबर ऑफ डायफ्राम दैट फॉर्म मार्जिन ऑफ इसोफेजियल हाइटस। अब ये जो मार्जिन थी जिसके अंदर से इसोफेगस पास कर रही थी, जैसे इसोफेगस पास कर रही थी और ये हमारा डायफ्राम वाला पोर्शन है, तो ये जो साइड वाली मसल है, इन साइड वाली मसल का जो फाइबर्स हैं जो इसकी मार्जिन बना रही है हाइटस की, उस मसल फाइबर में फेलियर हो गया। ठीक है, मतलब वो ठीक से रिलैक्स या ठीक से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ईसोफेगस है उसका उस वो प्रॉपरली वहाँ पर स्टे नहीं कर पा रही है। दिस अकर ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ ईसोफेगस विच मे बी कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। अब हमारी अगर ईसोफेगस की जो नॉर्मल साइज़ है उससे अगर वो छोटी है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज़ छोटी है बट आप दोनों एंड पर जॉइंटेड है तो वो जो जिस पोर्शन से निकल रही है उसको तो दिक्कत देगी सर। तो जो डायफ्राम है उसका जो ओपनिंग है ईसोफेगस की, वहाँ पर जो है मसल फाइबर ठीक से वर्क नहीं कर पाते हैं। और ये क्यों हो सकता है, ये आइदर में भी कंजेनाइटल और एक्वायर्ड भी हो सकता है। कंजेनाइटल रेयर केसेस होते हैं, एक्वायर्ड में मोस्ट कॉमनली डीजनरेशन ऑफ मसल हो सकता है ड्यू टू एजिंग, इंक्रीज हो सकता है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जैसे कि प्रेगनेंसी में हो जाता है, एब्डोमिनल ट्यूमर्स में हो सकता है, रिकरेंट इसोफेजियल रीगर्जिटेशन एंड स्पाज्म हो सकता है कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस। उसके बाद में फैटी टिश्यू इंक्रीज हो सकता है जिसकी वजह से डिक्रीज हो सकती है हमारी मस्कुलर इलास्टिसिटी ऑफ डायफ्राम। ठीक है, अभी कुछ ज़्यादा ठीक से समझ आया नहीं होगा, मैं आगे आपको 3 टाइप्स बताती हूँ जिसके बाद में आपको समझ आएगा कि मेन हर्निया है क्या। ठीक है, देखिए ये जो है ये पैटर्न्स ऑफ हर्निया है। इसमें क्या होता है, हमारे पास में 3 पैटर्न है। दिस इज द डायफ्राम, ये स्टमक है, ये ईसोफेगस है। ठीक है, ये तीनों नॉर्मल नहीं है, तीनों एबनॉर्मल चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो है ये ईसोफेगस और
गैस्ट्रिक, दोनों का गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये नॉर्मली हमारे डायफ्राम के नीचे होता है। गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन डायफ्राम के नीचे होता है, और ये जो डायलेटेड बता रखी है, डायलेटेड नहीं होती है। नॉर्मली हमारी ये होती है इसोफेगस, उसके बाद में ये स्टमक, और ये जो है ये डायफ्राम। तो डायफ्राम के नीचे है और एकदम प्लेन है। बट यहाँ पे क्या हो गया, 3 टाइप का होता है, स्लाइडिंग, रोलिंग और मिक्स्ड टाइप ऑफ हर्निया। स्लाइडिंग को हम लोग इसोफेजियल गैस्ट्रिक टाइप भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे जीई जंक्शन है, गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन है, वो वो भी, अब हर्निएशन मतलब क्या हो गया, प्रोट्रूजन बोला था मैंने। तो यहाँ पर जो थोरैसिक कंटेंट था हमारा जी स्फिंक्टर, वो हर्निएट होके हमारे, सॉरी, एब्डोमिनल कंटेंट जो था वो थोरैक्स में जाके हर्निएट हो गया। ये चीज़ जो पहले यहाँ थी अब वो यहाँ पहुँच चुकी है। तो यहाँ से स्टमक का भी कुछ पार्ट ऊपर मूव कर गया और साथ में इसोफेगस का भी पार्ट मूव किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन मूव्स अपवर्ड इन थोरैक्स। सेकेंड जो है वो रोलिंग टाइप। स्लाइडिंग मतलब क्या है, जो अपनी जगह से थोड़ा सा स्लाइड होके ऊपर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज रोलिंग टाइप। अब रोलिंग में क्या है, यहाँ पर जो हमारा गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन था ये तो अपनी जगह पे ही है, बट दिक्कत क्या हुई, जो स्टमक था उसमें से कुछ पोर्शन आउट पाउच होके डायफ्राम से ऊपर चला गया। तो कुछ पोर्शन रोल होके ऊपर गया है, स्टमक वहीं पे है, इसोफेगस वहीं पे है, बट स्टमक का कुछ पार्ट ऊपर चला गया। तो यहाँ पे पैरा इसोफेजियल टाइप बोलते हैं इसको, मतलब इसोफेगस के साइड से हमारा स्टमक की प्रोट्रूजन हुई है इन द थोरैक्स, ठीक है। यहाँ पर जी जंक्शन कैसा होगा, नॉर्मल होगा। ये जो हमारा गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन है ये अभी भी डायफ्राम के नीचे है। मिक्स्ड वाले में क्या होगा, स्लाइडिंग भी होगा और रोलिंग भी होगा, दोनों चीज़ें मिक्स कर देंगे तो जीई जो जंक्शन है वो भी मूव कर जाएगा, साथ में स्टमक की आउट पाउचिंग भी मिलेगी हमको देखने के लिए, ठीक है। तो समझ में आया होगा पैटर्न्स ऑफ हर्निया कौन कौन से होते हैं, स्लाइडिंग, रोलिंग और मिक्स्ड। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। हम लोग ने स्टार्ट किया है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जिसमें हमको पढ़ना है इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, लार्ज वोवल एंड पेरिटोनियम। इसोफेगस में हमने देखा नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, इट्स मस्कुलर ट्यूब जो कि फेरिंक्स और स्टमक के बीच में इलोंगेट एक्सटेंड करती है, जिसकी ट्यूब जो लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। इंसाइजर से जी जंक्शन तक दिखे तो 40 सेंटीमीटर होती है। इसोफेगस में स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होती है और स्टमक में कॉलमनार एपिथेलियम होती है। 4 लेयर होती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, सिरोसा। इतना ज़्यादा इस पर लोड देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। उसके बाद में फंक्शन क्या है इसका, स्वेलोइंग है पेरिस्टाल्सिस के थ्रू। उसके बाद डिसीजेस क्या हो सकती है, कॉन्जेनाइटल एनोमलीज, मस्कुलर डिस्फंक्शन, इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस एंड ट्यूमर्स। सबसे पहले कॉन्जेनाइटल एनोमलीज देखी, जिसमें या तो इसोफेगस प्रेजेंट ही नहीं है, या तो डबल प्रेजेंट है, या तो उसका अट्रेशिया हो गया, या फिर फिस्टुला प्रेजेंट है ट्रैकिया और इसोफेगस के बीच में, ठीक है। और कॉन्जेनिटल एनोमलीज वैसे ज़्यादा कॉमन नहीं है, ठीक है। मस्कुलर डिस्फंक्शन में हमको देखना है एक्लेसिया, हाइटस हर्निया, डायवर्टिकुलम, वेब्स एंड रिंग्स। मस्कुलर डिस्फंक्शन क्या है, ड्यू टू मोटर इन्वॉल्वमेंट। एक्लेसिया में क्या होता है, इट्स अ कार्डियोस्पाज्म, जहाँ पे हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्फेजिया हो रहा है, इसोफेगस का डायलिटेशन हो रहा है। ईटियोलॉजी क्या होती है इसमें, हमारी जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होती है उनका लॉस हो जाता है, तो एसिटाइल कोलिन एंड एनो का इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से एक्लेशिया देखने को मिलता है। टाइप्स हो सकते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इज इडियोपैथिक एंड सेकेंडरी ड्यू टू सम अदर कॉजेस। पैथोलॉजी क्या होती है, हमारी जो इसोफेगस है वो डायलेट हो जाती है, क्योंकि नीचे से स्फिंक्टर खुल नहीं रहा है, तो ऊपर की तरफ कंटेंट जो है वहाँ पर एक्यूमुलेट होंगे, तो उसकी वजह से इसोफेगस का डायलिटेशन हो जाएगा। ट्रायड देखने को मिलता है, एलियस का रिलैक्सेशन फेलियर हो रहा है, मस्कुलर प्रोपिया जो है वो हाइपरट्रॉफीड हो रही है, और हेमाटोमेसिस देखने को मिल रहा है। कॉम्प्लिकेशन जो है वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। हाइटसर्निया में क्या होता है, जो हमारा डायफ्राम में पार्ट है जहाँ से इसोफेगस जो है वो मूव कर रहा है, उस वाली मसल के फाइबर के जो रिलैक्सेशन है उसमें दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास में 3 तरीके के हर्निया हो सकते हैं, एक स्लाइडिंग, एक रोलिंग और एक मिक्स्ड टाइप। स्लाइडिंग में जी जंक्शन जो है वो ऊपर स्लाइड कर जा रहा है। रोलिंग में जो हमारा स्टमक है उससे कुछ पार्ट आउट पाउच होके थोरैक्स में चला जा रहा है, और मिक्स्ड में जी जंक्शन भी मूव कर रहा है और स्टमक की आउट पाउचिंग भी हो रही है, और तो यहाँ पर इसोफेगस का डायलिटेशन भी होगा, यहाँ पर भी होगा, बट यहाँ पर इसोफेगस का डायलिटेशन नहीं होता है। इसका नाम इसोफेजियल गैस्ट्रिक टाइप होता है। दिस इज पैरा इसोफेजियल टाइप, दिस इज ट्रांजिशनल टाइप, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डायवर्टिकुलम, वेब्स एंड रिंग्स। थैंक यू।